Hi and welcome to TDA Commerce classes. The topic for today is issue of debentures. आज का जो सब टॉपिक है दैट इज जब हम किसी इंसान को या किसी कंपनी को डिबेंचर इशू कर रहे होते हैं बट इन रिटर्न उनसे उस डिबेंचर का पैसा नहीं लेते. नाउ व्हाई आर वी नॉट टेकिंग मनी इन रिटर्न? तो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा. Z Limited purchased a running business from R Limited for rupees 3,30,000. This for rupees 3,30,000 means that this company Z Limited ये परचेज कर रही है R लिमिटेड से R लिमिटेड का बिजनेस और फाइनली जो पेमेंट हमें करनी है दैट इज 3,30,000 रुपीज. दिस इज द फाइनल पेमेंट दैट हैज टू बी मेड टू R लिमिटेड. सो आई कैन से दैट इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड, अगर मैं जर्नल एंट्रीज की पास करूं तो इन द बुक्स ऑफ Z Limited, that is the purchaser. In the books of Z Limited, R Limited is becoming creditor for rupees 3,30,000. Why creditor? Because Z Limited is purchasing the business from R Limited. तो R Limited Z Limited का creditor बन जाएगा तब तक जब तक ये कंपनी इसको पेमेंट नहीं कर देती. तो अगर मैं फर्स्ट जर्नल एंट्री करूं बिजनेस परचेज होने की तो पहले तो मैं आर लिमिटेड को यहाँ पर क्रेडिटर बना दूंगी जेड लिमिटेड का. तो क्योंकि हम जेड लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो आर लिमिटेड इनका क्रेडिटर है तो ये क्रेडिट होंगे टू आर लिमिटेड 3,30,000 रुपीज. उसके बाद Z Limited paid 5% of purchase consideration. Purchase consideration is the same rupees 3,30,000 जिस अमाउंट में ट्रांजैक्शन सेटल हुआ है. तो Z Limited इस अमाउंट का 3,30,000 का 5% कैसे पे कर रही है, कैसे सेटल कर रही है? बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट. हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज. चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड यूज हो या प्रोमिसरी नोट वर्ड यूज हो, इसके लिए एक ही अकाउंट खुलता है दैट इज द बिल्स पेबल अकाउंट. उसकी एंट्री नेक्स्ट एंट्री में होगी. तो ये नेक्स्ट एंट्री का पार्ट है. उसके बाद हम आगे देखेंगे इन फेवर ऑफ आर लिमिटेड एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. Assets were of ₹3,25,000 and liabilities of ₹40,000. To complete my first journal entry, I am concerned with the value of assets and liabilities. So first we read the whole question and we concluded कि जो purchase consideration है R Limited को जिस अकाउंट से सेटल करना है, जिस अमाउंट से सेटल करना है that is 3,30,000 और Z Limited जो asset खरीद रहा है तो asset account will be debited. असेट अकाउंट डेबिटेड. कितने का असेट खरीद रहा है? 3,25,000 की वर्थ का असेट खरीद रहा है. और क्योंकि रनिंग बिजनेस खरीद रहा है आर लिमिटेड का तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ असेट्स लेगा, लाइबिलिटीज की भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस परचेजर की ही हो जाएगी. तो इन द बुक्स ऑफ दिस परचेजर जेड लिमिटेड वी विल बी क्रेडिटिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट. सो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू लाइबिलिटीज अकाउंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज? दैट इज 40,000 rupees. Now when we do this much we always have to check कि एक journal entry का debit total उसके credit total के equal है कि नहीं है. So when I do this checking I see that debit side 45,000 rupees से deficiency है. How can I conclude this? Because 3,30,000 plus 40,000 इज इक्वल टू 3,70,000. ये क्रेडिट साइड का टोटल है और जब इसमें से मैं डेबिट साइड का टोटल माइनस कर रही हूँ जो कि मुझे कम दिख रहा है, साफ साफ 3,25,000 है. सो बैलेंसिंग फिगर इज 45,000 रुपीज. ये 45,000 रुपीज गुडविल अकाउंट इसको कवर करेगा. गुडविल अकाउंट डेबिटेड 45,000 rupees. So this was the entry for assets and liabilities being taken over.
assets and liabilities being taken over. Basically business purchase की ये entry है. Z Limited is taking over the assets and liabilities of R Limited. So in the books of Z Limited, we will debit the assets account by the actual worth of the assets. We will credit the liabilities account by the actual worth of the liabilities. And जो purchase consideration question में दी है, उससे हम इस कंपनी को अपना creditor बनाएंगे. After that, we will check the debit total and the credit total. अगर debit side ये goodwill basically balancing figure है, तो अगर बैलेंस डेबिट साइड लिखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो उस बैलेंस को हम नाम देते हैं गुडविल अकाउंट का. अगर इन केस डेबिट साइड टोटल ज्यादा होता और क्रेडिट साइड टोटल कम होता, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आती, उसको हम कैपिटल रिजर्व का नाम देते हैं इस चैप्टर में. बट यहाँ पर हमें गुडविल अकाउंट खोलना है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था और डेबिट साइड कम था. अब ये 3,30,000 रुपीज से मुझे आगे की एंट्रीज कंटिन्यू करनी है. नाउ आई एम नॉट कंसर्न्ड कि असेट की वैल्यू कितनी थी या लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी थी या गुडविल की वैल्यू क्या है. नाउ फॉर द अदर एंट्रीज हमें 4,45,000 से मतलब नहीं है, 3,25,000 से मतलब नहीं है, 3,30,000 से मतलब है. नाउ लेट अस मेक अ वर्किंग नोट फर्स्ट. आर लिमिटेड का जो बैलेंस है दैट इज 3,30,000 रुपीज. आर लिमिटेड का बैलेंस इज 3,30,000 रुपीज. जेड लिमिटेड इसको कैसे सेटल कर रहा है? जेड लिमिटेड पेड 5% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, मीन्स 5% ऑफ 3,30,000. सो 3,30,000 into 5% is 16,500. 16,500 रुपीज की पेमेंट का प्रॉमिस कर रहा है जेड लिमिटेड आर लिमिटेड को. इट इज रिटन ओवर हियर बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट. तो अगर हम आर लिमिटेड का अकाउंट सेटल करने की एंट्री पास करेंगे तो आर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल. वाई डेबिटेड? क्योंकि जब इनका अकाउंट हमने खोला था ये हमारे क्रेडिटर थे, इनका क्रेडिट बैलेंस था. अब इनके अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं तो 3,30,000 से इनका अकाउंट बंद होएगा. बट इस 3,30,000 में से 16,500 दैट इज 5% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन. सो 16,500 का सेटलमेंट हो रहा है बाय गिविंग दिस पर्सन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ प्रॉमिसरी नोट, जिसके लिए जेड लिमिटेड अपनी बुक्स में अकाउंट खोलेगी टू बिल्स पेबल अकाउंट. ये हम बिल्स पेबल अकाउंट में एक नई लाइबिलिटी की तरीके से रिकॉर्ड करेंगे 16,500 रुपीज. आफ्टर दैट द बैलेंस ऑफ 3,30,000 दैट इज 3,13,500. 3,13,500 इसका सेटलमेंट कैसे हो रहा है? सो द क्वेश्चन सेज and balanced by issue of fully paid 7% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%. There are two rate of interest given in this question. What is the difference? 7% debentures का मतलब हो गया इन debentures पर जो debenture holders को rate of interest मिलेगा. इस चीज से हमारे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है. वी आर कंसर्न विद द प्रीमियम अमाउंट राइट नाउ दैट इज 10% ऑफ द फेस वैल्यू 100 रुपीज. इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज रुपीज 100, बट हम जो एक डिबेंचर को वैल्यू कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम ऐड करके वैल्यू कर रहे हैं. मीन्स इफ आई ऐड प्रीमियम इन दिस फेस वैल्यू जो कि 10% का है, तो 10% ऑफ द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज. तो इशू प्राइस इज 110 रुपीज. मीन्स वन डिबेंचर विल बी वैल्यूड एट 110 rupees for settling this amount of 3,13,500. So if you have to calculate the number of debentures issued, Z Limited, R Limited को कितने debentures दे कि ये 3,13,500 का amount settle हो जाए. So for this we have this formula. Number of debentures issued is equal to purchase consideration
माइनस बिल्स पेबल वैल्यू अपॉन इशू प्राइस। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन में से ये क्यों लेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो परचेज कंसिडरेशन थी उसका 5% हमने एक प्रॉमिसरी नोट की तरीके से बिल्स पेबल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अभी जो हम डिबेंचर्स इशू करेंगे वो तो सिर्फ हम इतने बैलेंस अमाउंट को सेटल करने के लिए करेंगे। दैट इज वाई 3,30,000 माइनस 16,500 परचेज कंसिडरेशन माइनस बिल्स पेबल वैल्यू, दैट इज 3,30,000 माइनस 16,500 विल गिव अस 3,13,500 रुपीज। ये मुझे सेटल करना है डिबेंचर्स दे करके। अब एक डिबेंचर की वैल्यू क्या लगाई, इशू प्राइस क्या लगाई, 110 रुपीज। सो मीन्स आई हैव टू गिव दिस पर्सन 31,300 and no, not 31,350, it's 110. So 3,13,500 divided by 110, 2850. 2850 debentures have to be given to R Limited to settle this value of 3,13,500. जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, क्योंकि ये एंट्रीज जेड लिमिटेड की बुक्स में हो रही हैं, जेड लिमिटेड अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है, डिबेंचर कैपिटल बढ़ रहा है, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंड डिबेंचर्स अकाउंट वो 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। इसका जो वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड विद द ओरिजिनल फेस वैल्यू। 7% डिबेंचर्स अकाउंट में नंबर ऑफ डिबेंचर, जितने डिबेंचर्स दे रहे हैं उसको उसकी फेस वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिबेंचर कैपिटल अकाउंट में कभी भी प्रीमियम अलग से नहीं ऐड होता, प्रीमियम अलग से शो होता है एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो इसमें ऐड नहीं होता। सो 2850 into 100 will give me 2,85,000 rupees. Means I am issuing debentures of the value of nominal value, face value of 2,85,000 rupees, and जो प्रीमियम अमाउंट है उसके लिए अलग से अकाउंट खुलता है, दैट इज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड into the premium value, security premium reserve account में जाता है number of debentures issued into the premium value, that is 2850 into 10, so 28,500 rupees. So we can also check if the debit total tallies with the credit total or not. इस पर्सन का अकाउंट था 3,30,000 से, बट हमने 16,500 बिल्स पेबल की तरीके से अलग लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नॉमिनल वैल्यू जो डिबेंचर्स की इशू करी दैट इज 2,85,000 रुपीज प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 28,500 and the final answer of credit total is 3,30,000 rupees. Means debit total is finally equal to the credit total, and this is how we have settled the account of R Limited. अभी R Limited के हाथ में कैश नहीं गए हैं, लेकिन R Limited के हाथ में लीगल प्रूफ्स जा चुके हैं कि Z Limited और R Limited के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, और R Limited को फ्यूचर में Z Limited से इस बिल्स की ऑनरेबिलिटी मिलेगी। Z Limited इस बिल को ऑनर करेगी, पैसे देगी R Limited को 16,500, और जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं R Limited को, R Limited कैन सेल ऑफ दीज 2,850 डिबेंचर्स and can recover its 2,85,000 rupees. और ये जो 28,500 rupees है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। दिस इज काइंड ऑफ इनकम फॉर Z Limited. Why? Because Z Limited had to settle a balance of 3,13,500, but it is settling it only in 2,85,000, क्योंकि 28,500 का प्रीमियम पर इशू हुआ है डिबेंचर। Z Limited की कंपनी का रेपुटेशन है कि डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो बेसिकली इतना कम देना पड़ा हमको टू R Limited. This is the entire journal entry for this question.